Good morning, my dear student, and welcome all of you. In this video, we are going to read about your chapter, I think, third. And in this chapter, we have read about the administration, land settlements, and the problem of the peasants. Today, we are going to read about particular that points where we in our last class. If you will remember that we have completed this point on the problem with niche cultivation, where I discuss there are two type of cultivation, niche and rayati, and the definition of niche also I have discussed. So I think there is no need to explain again the niche and rayati. You should watch my previous video. Today we will start directly the next topic, that was the land on the, I mean to say that next topic, indigo on the land of Rayats. Indigo, the land of Rayats. Before we start this topic, I would like to recall the summary of some important topic, some important paragraph, a story of indigo, where we read कि किस तरीके से ब्रिटेन में नील की मांग बढ़ी. नील इट मीन्स इंडिगो. इंडिगो की डिमांड तेजी से बढ़ी. भारतीय इंडिगो विदेशों में काफ़ी फेमस थी. यद्यपि इंडिगो ट्रॉपिकल रीजन का था और यूरोप में कंटेम्प्रेरी टाइम में वुड नामक एक पेड़ से इंडिगो प्राप्त करते थे, लेकिन वो इंडिगो वुड से मिलने वाला इंडिगो था जो इंडियन इंडिगो की तुलना में ज़्यादा मजबूत, अच्छा नहीं था. इसलिए उसकी डिमांड धीरे धीरे गिरने लगी और फिर यूरोप के लोगों ने अपने कॉलोनीज में इंडिगो लगाना शुरू कर दिया. हम लोगों ने देखा था किस तरीके से कई देशों ने अपने अपने जगहों पे इंडिगो कल्टीवेशन शुरू किया था. उनके नाम हमने काउंट कराए थे. हमने उस पर बात की थी कि जैसे कई सारे देश जो थे उन लोगों ने प्लांटेशन कराए बड़े पैमाने पे. फ्रेंच began cultivating indigo in Saint Domingo in the Caribbean island, the Portuguese in Brazil, English in Jamaica, and the Spanish in Venezuela. Indigo plantation also came up in many parts of the Northern America. और फिर हमने देखा कि उसकी कंपटीशन कैसे बढ़ी और सभी देश अपने इंडिगो का इस्तेमाल अपने लिए करने शुरू कर दिए. अब यूरोपीय व्यापारियों में, स्पेशली ब्रिटेन के व्यापारियों को इसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और उन्होंने इसके लिए अपने किसी कॉलोनी पे डिपेंड होने की सोची और उन्होंने फिर ब्रिटेन टर्न टू इंडिया, ब्रिटेन इंडिया की तरफ मूव किया. और वहाँ हमने पढ़ा किस तरीके से प्लांटर आए, उन लोगों ने किसानों के ऊपर फोर्सली इंडिगो की खेती करने के लिए उन्हें कंपेल किया, उनकी ज़मीनों पे लिया, रैयती और किराए पे ज़मीन लेना, और फिर निज टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन स्टार्ट किए. उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी कि जिस समय वो इंडिगो उगाते थे, जिस खेतों में उगाते थे, वो फर्टाइल लैंड थी और वो डेंस पॉपुलेटेड थी और फिर डेंस पॉपुलेशन को हटाना एक समस्या थी. ज़मीन का आकार छोटा था, खेत का आकार छोटा था. लेकिन 18th सेंचुरी के लास्ट डिकेड तक आते आते 19th सेंचुरी के स्टार्ट में उन्होंने 18th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में तो उन्होंने फोर्सली ज़मीनों को खाली कराया और किसानों में के बीच अनसेटिस्फेक्शन हुआ. अनसेटिस्फेक्शन का कारण सिर्फ ये नहीं था कि फोर्सली उनकी ज़मीनों को खाली कराया जाता. अनसेटिस्फेक्शन का कारण ये भी था कि उनके लिए जो मजदूर चाहिए थे, वो मजदूर इंडिगो के लिए जो खेती का टाइम था वही खेती का टाइम इंडियन पीजेंट्स के लिए अपने धान की खेती के लिए भी था. वो अपने हल और बैलों को अपने धान के खेत में लगाते थे, ना कि इंडिगो में लगाते थे. लेकिन उन्हें फोर्सली कंपेल किया गया और इंडिगो के उत्पादन में उनको इन्वॉल्व कराया गया, जिससे उनकी स्थिति खराब होती चली गई. लोग गांव छोड़ के भागने लगे पीजेंट्स की
अकाल में ग्रेट फेमाइन आई और काफ़ी बड़ी संख्या में बंगाल में लोग मारे गए। इन सारी चीज़ों पे हमने बात की थी। फिर हमने प्रॉब्लम्स विथ नीच कल्टीवेशन पे बात की थी कि क्या नीच कल्टीवेशन की प्रॉब्लम थी, और हमने कहा था कि द प्लांटेशन फाउंड इट डिफिकल्ट एक्सपेंडेड the area under the niche cultivation. Indigo could be cultivated only for the fertile lands, and these were already densely populated. Only small plots scattered from the landscape could be the acquired. The planters needed large area, but it was very difficult for them to capture to acquire a large area because the land area, the size of field, agriculture field was very लिटिल बिट छोटा था और इसकी उनकी समस्या थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, बीघा एक शब्द बनाया। हमने डेफिनेशन बीघा की दी थी कि इस बीघा क्या मतलब क्या होता है। यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ लैंड बिफोर ब्रिटिश रूल, द साइज ऑफ द एरिया वेरीड इन बंगाल, द ब्रिटिश स्टैंडर्डाइज द अबाउट 1/3 ऑफ एकड़। और हमने बात की थी स्लैब्स की। ये स्लैब्स कौन थे? जो इनके पास ज़मीनें नहीं थी, इनको स्लैब बना करके इंडिगो की खेती में लगाया गया था। स्लैब्स की डिफिनेशन देख लीजिए। Slaves who is honored by someone else, the slave owners. A slave has no freedom and is compelled to work for the master. Their life is very miserable. They were forcibly involved in agriculture. They were forcibly involved in the very difficult work. They were treated like as an animal. Their condition was not so good in society. And who were slaves? No doubt to say that the very poor peasants convert him as a slave when he was unable to pay their debt. अपने कर्ज न देने के कारण वो स्लेव बन जाते थे, उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती थी। आज हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रैयत्स। यहाँ से हमें पढ़ना है। आज इन चीज़ों को हम देखेंगे। यहाँ पे अंडर द रैयत सिस्टम, हमने निज कल्टीवेशन की बात कर ली, अब हम रैयती सिस्टम पे बात करेंगे। अंडर द रैयती सिस्टम, द प्लांटर्स फोर्स द रैयत टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट सट्टा। द टाइम्स they persuaded the village headman to sign the contract on behalf of the rayas. Those who signed the contract got cash advance from the planters at the low rate of interest to produce indigo. Listen carefully and try to understand. This is the very clever stick by the Britishers that was imposed on illiterate एंड जेंटल पीजेंट्स ऑफ इंडिया। भारत के सज्जन, मूढ़, मूर्ख और अनपढ़ लोगों पे थोपा जा रहा था। अगेन आई रिपीट दिस पैराग्राफ, लिसन केयरफुली व्हाट ऑथर वांट टू इन्फॉर्म यू। अंडर द रैयती सिस्टम, द प्लांटर्स फोर्स टू रैयत टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट एट टाइम they pressurized that village headman to sign the contract on behalf of the Rayas. Those who signed the contract got cash advance from the planters at low rates of interest to produce in indigo, but the loan committed the Rayas to cultivating indigo on the last 25%. On at least 25% of the area under his holding. The planters provided the seed and the drill, while the cultivators prepared the soil, sowed the seed, and looked after the crop. The indigo villages were usually around indigo factories owned by planters. After harvest, the indigo plant was taken to the vast in the indigo factory. Therefore, vast were needed to manufacture the dye
Each vat had the separate functions. The leaf striped off indigo plant were first soaked in warm water in vat known as the fermenting or sleeper vat for several hours. When the plants fermented, the liquid began to boil and bubble. Now the rotten leaves were taken out and the liquid drained into another vat that was placed just below the first vat. In the second vat, known as the batter vat, the solution was continuously stirred and beaten with paddles, with the liquid gradually turned green and then blue. Lime water was added to the vat. Gradually, the indigo separated out in flakes of the muddy sediment, settled at the bottom of the vat, and a clear liquid rose to the surface. The liquid was drained off, and the sediment, the indigo pulp, the transferred to another vat known as the setting vat, and there pressed and dried for sale. In this paragraph, author want to tell you about the condition of pigeons and indigo crop. How can they prepare indigo finally? Both author want to explain in this paragraph. Author clearly mention here, under the Rayati system, the planters forced the Rayats to sign a contract and agreement सट्टा. रैयती सिस्टम में प्लांटर्स फोर्सली किसानों को एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराता था, एक एग्रीमेंट पे सिग्नेचर कराता था. एट टाइम्स दे प्रेशराइज्ड द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रैयट्स. और ऐसी स्थिति में कई बार तो गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे. कभी कभी किसानों को, कभी कभी जो पीजेंट्स थे उनको सिग्नेचर करना पड़ता था, और कभी कभी किसानों की तरफ से विलेज हेडमैन को सिग्नेचर करना पड़ता था कि सारे किसान वही करेंगे जो हेडमैन से, चूँकि हेडमैन ने सिग्नेचर कर दिया इसलिए सारे किसानों को भी वही करना पड़ेगा जो ब्रिटिशर्स चाहेंगे. इट मीन्स इंडिगो की खेती करने के लिए उनको बाध्य थे वो करने के लिए, और ऐसा उनको करना पड़ता था. कहता है आथर कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट था जिस पे दस्तखत कर देते थे कि अब उन्हें अपने खेतों में नील उगाना है, वो भी कम ब्याज दर पे. बागान मालिकों से नकद उनको कर्जा मिल जाता था नील उगाने के लिए. जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अब जो प्लांटर्स थे वो उन्हें बहुत कम ब्याज पे पैसे देते थे नील उगाने के लिए. पॉइंट टू बी नोटेड हियर, दे गेव द लोन देते थे वो कम ब्याज पे, लिटिल बिट डेब्ट पे, डेब्ट जरूर लगाते थे. अभी आगे देखते जाइए क्या कहता है. कहता है एट टाइम्स दे pressurized the village's headman to sign the contract of the behalf of the Rayas. Those who signed the contract got cash advance from the planters at low rates of interest. It means लो रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण है. लो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है. लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसान सिग्नेचर करता था, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे प्राप्त करता था और खेती करता था, इंडिगो की खेती करता था. ये जो उसको बागान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था, कर्जा लेने के बाद रैयतों को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, एग्रीमेंट के थ्रू, कि एटलीस्ट यू हैव टू व्हाट, यू हैव टू प्लाउ योर फील्ड, अपने खेत को जोतना है फॉर द इंडिगो
नील के लिए, नील की खेती के लिए, अपने खेतों पे आपको अपने खेतों में खेती करनी है नील की खेती के लिए, ये समझौता करते थे। और फिर बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे। खेत तैयार करने की जिम्मेदारी किसानों को थी। बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा भी काश्तकारों के ऊपर रहता था। और इस तरीके से नील की खेती का प्रारंभ भारत में शुरू कर दिया गया। इट मीन्स अगर इस पैराग्राफ को समझने का प्रयास करिए तो आपको ऐसे समझ में आएगी कि एक कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर कराया जाता था प्लांटर्स के द्वारा, कभी कभी किसानों से और कभी कभी गांव के मुखिया से, हेडमैन ऑफ द विलेज से, कि आपको अपने खेत के 25% पे इंडिगो की खेती करनी है और इसके लिए बीज, हल और जो एग्रीकल्चर के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए प्लांटर्स उनको लो इंटरेस्ट पे लोन दे देते थे, जो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी था कि पैसा मुहैया कराएंगे, लोन देंगे ब्रिटिशर्स और खेतों को तैयार करेंगे काश्तकार, पीजेंट्स, लैंड ओनर्स, खेती करेंगे। फसल तैयार हो जाएगी तो फिर क्या होगा, और जब फसल तैयार होगी तो प्लांटर्स को ये किसान फसल सौंप देंगे। इट मीन्स जब कटाई होगी, कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा दे दिया जाता था। इट मीन्स जैसे फसल तैयार तो फसल को प्लांटर्स को ये दे देते थे और प्लांटर्स फिर उनको नया लोन इश्यू कर देते थे। यही चक्र, ये साइकिल क्रमशः चल रही थी। आप देखिए पिक्चर में, अभी हम पूरा पैराग्राफ पढ़ा लेंगे तो हम आपको कुछ और चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। आप पहले पैराग्राफ देख लीजिए। कहता है कि जब तैयार हो गई, किसानों को दे दिया, किसानों ने ये तैयार फसल प्लांटर्स को दे दी, तो प्लांटर्स अगली बार की खेती के लिए उन्हें लो इंटरेस्ट पे लोन इश्यू कर दिया। तो ये लो इंटरेस्ट पे लोन इश्यू करने का जो साइकिल था वो क्रमशः चलने लगा। यहाँ दो प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम, किसानों को अपनी फसल कम कीमत पे देनी पड़ती थी। जो कीमत फिक्स की जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, आई मीन टू से दैट विच रेट ऑफ द क्रॉप वाज फिक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स, peasants helpless to give them on that rate. They have no right to increase the rate. कीमत वो नहीं बढ़ा सकते थे, उनके पास अधिकार नहीं था। और दूसरी प्रॉब्लम थी कि इंडिगो की खेती करने से फर्टिलिटी कम हो रही थी, ज़मीन की उत्पादन क्षमता घट रही थी। ये सबसे बड़ी बात थी। इन चीज़ों को देखिए ध्यान से, अभी आपको और समझ में आएगा। कहता है कि नील जो इंडिगो थी वो आमतौर पे बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद जब फसल कट जाती थी तो उसको आफ्टर हार्वेस्ट द इंडिगो प्लांट वाज टेकन टू द वास्ट इन द इंडिगो फैक्ट्री। नील के पौधों को कारखानों में स्थित वैट्स, जो हौदे थे, वैट्स मतलब VATS लिखा हुआ, वैट्स मतलब ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये दैट इज़ वैट्स, दीज आर ऑल वैट्स। अब देखिए छोटे छोटे आपको क्या बने हैं, वैट्स हैं, हौदे हैं पानी के भरे, जिसमें इंडिगो को डाला जा रहा है। इंडिगो को इसमें डाल करके तैयार करने के लिए नील की स्टार्टिंग की जा रही है, दैट इज वैट्स। आगे देखिए कहता है कि ये जो इंडिगो की खेती होती थी वो फैक्ट्रियाँ उसके नज़दीक होती थी। किसान कारखानों में स्थित वैट्स में इंडिगो को पहुंचा देते थे। अब रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की ज़रूरत होती थी, मतलब 3 या 4 वैट्स चाहिए थे। आप देखिए यहाँ पे कई वैट्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कह रहा 3 या 4, कभी कभी 5 वैट्स की ज़रूरत होती थी। इन वैट्स में क्या होता था, इन जो कुंड थे पानी के उसमें क्या होता था, तो कहते हैं कि प्रत्येक वैट्स को गर्म पानी में कई घंटे तक प्रत्येक वैट्स में गर्म पानी भर दिया जाता था और नील की जो फसल आती थी उसको उसमें डाल दिया जाता था। कई घंटे तक ये उसमें डूबी रहती थी। डूबने के बाद जब कई घंटे तक ये
पानी में डुबोया जाता था, तो उस हौदे में जो वैट्स थे उसमें क्या होती थी, फर्मेंटेशन होती थी। फर्मेंटेशन, स्टीपर कुंड कहा जाता था इसको। और जब पौधे फर्मेंटेट हो जाते थे, आफ्टर फर्मेंटेशन जो बुलबुले उठते थे, ये उठने लगते थे, तब लगता था कि फसल अब नील निकलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव को उस हौदे में छान दिया जाता था। दूसरे हौदे में पहले हौदे से ठीक नीचे होता था, मतलब एक हायरार्किकल फॉर्म में था, पहला ऊपर, दूसरा उसके नीचे, तीसरा उसके नीचे। तो नील को डाल करके पत्तियों को बाहर निकाल देते थे। फिर जो पानी बचता था खोलने के बाद नील का, उसको दूसरे हौदे में डाल देते थे। और फिर दूसरा हौदा पहले हौदे के ठीक नीचे होता था। दूसरे हौदे वीटर वीट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव हरा और उसके बाद नीला हो जाता था, तो हौदे में चूने के पानी को डाल दिया जाता था और धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे ज़मीन पर जम जाती और ऊपर साफ द्रव निकल आता। द्रव को छान कर अलग कर लेते थे और फिर ज़मीन पे जो नील पड़ती थी, नील की गाद, उसको, नील की लुगदी को दूसरे कुंड में निथार कर डाल दिया जाता था और उसके बाद इसे निचोड़ कर बेचने के लिए तैयार कर दिया। मतलब एक लंबी प्रोसेस थी। Try to understand what author want to inform you. That is the process to made the Nile, indigo. That is the process in which we have discussed about that. How can they prepare? How can they produce the indigo after the crop? They use the various vats. Vats was in the hierarchical form. One the upper, second lower, and third lower, and fourth lower. कह रहे हो पहले उनको पहले हौदे में डाल के पानी में खौलाया जाता था। खौलाने के बाद जब उसमें बुलबुले उठने लगते थे तो पत्तियों को निकाल दिया जाता था। फिर वो जो पानी बचती थी उसको अपने सेकेंड हौदे में डाल देते थे। फिर चूना मिला करके उस पानी को साफ कर देते थे, नीचे नील बैठ जाती थी और फिर अगले हौदे में डाल के नील को लुकती बना के निकाल लेते थे और इस तरह से नील तैयार हो जाती थी बेचने के लिए। एक लंबी प्रोसेस थी, एक लंबा काम था इसमें। अगर आप इस चीज़ को आप पिक्चर में देखिए जो आपके बुक में दिखाई गई, एक एक चीज़ को देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पिक्चर। दैट इज़ द इनिशियल फॉर्म व्हेन द इंडिगो वाज हार्वेस्टेड बाय द पीजेंट्स। यहाँ पे इंडिगो को काटा जा रहा है। पहले खेतों पे इंडिगो उगाया गया, फिर किसानों ने इंडिगो को काटा। काटने के बाद इंडिगो को अपनी बैलगाड़ियों पे लाद के उनको फैक्ट्रियों में पहुंचाया गया। किसानों ने इंडिगो को लादा, फैक्ट्रियों में पहुंचाया। अब फैक्ट्रियों में पहुंच जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे इंडिगो फैक्ट्री दिख रही है। हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस्ड? तो यहाँ पे आपको एक इंडिगो फैक्ट्री दिख रही है, जो आपको कई सारी चीज़ें इस पिक्चर में स्पष्ट दिख रहा है। जैसे इंडिगो कहाँ है, पहली चीज़ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जहाँ अवेलेबल है वहाँ फैक्ट्री बनाई गई। अब देखिए पीछे समुद्र दिख रहा है या सी शोर है या कोई ऐसा रूट्स है जिससे आसानी से इसको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इनको उपलब्ध हो जाती थी व्यापार के लिए। अब फैक्ट्री को देखिए, फैक्ट्री में आप देखिए लेबर वर्कर्स भी लगे हैं जो मोस्टली पीजेंट्स ही हैं जिनको इस काम में लगाया गया। तो एक्सप्लॉयटेशन हर तरह से पीजेंट्स का हो रहा था इंडिगो में, और यही कारण थी अनसेटिस्फैक्शन की, यही कारण थी आपसी द्वंद्व की, युद्ध की। अगर आप फिगर 11 देखें, फिगर 12 देखें, फिगर 11 में क्या कह रहा है? फिगर 11 को ध्यान से देखिए। कहता है कि विमेंस हैं, दो विमेंस दिख रही हैं जो इंडिगो को काट के उसको हौदे की तरफ ले जा रही हैं। फिर आप फिगर 12 को देखिए। हौदे में जो वैट है उसमें एक आदमी खड़ा है जो एक डंडे की तरह, एक स्टिक्स की तरह कुछ चीज़ लिए हुआ है, जिससे वो क्या करता था, उस हौदे में पड़े हुए घोल को हिलाने के लिए वो लकड़ी का इस्तेमाल कर रहा था और पैडल से उसको 8 घंटे से ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील में उसको खड़ा होना पड़ता था। पानी के घोल में 8 घंटे से ज़्यादा वो खड़ा रहता था और नील को तैयार करता था। फॉर्मेंटिंग और
स्टोरेज वेसल्स। अब आपको मैं फिगर 13 दिखा रहा हूँ। फिगर 13 देखिए, फिगर 13 में क्लियर दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या दिख रहा है। हियर यू कैन सी द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन, वर्कर्स स्लैम्पिंग एंड कटिंग द इंडिगो पल्प that has been that has been the pressed and molded. In the backgrounds you can see worker carrying away the blocks for dyeing. मतलब कह रहा है कि आप ये लास्ट स्टेज आपको दिखा रहा है नील बनने की। वहाँ पे दिख रहा है कि नील को दबाकर सांचों में डाल दी जाती थी, नील की लुगदी को काट कर मजदूरों के द्वारा उस पर मुहर लगा दी जाती थी, और फिर पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। आप देखिए पिक्चर में आपको तीन, एक पीछे कुछ लाद के ले जा रहा है, तो ये आपको चीज़ें दिख रही हैं। इन सारी चीज़ों में आपको कुछ चीज़ें स्पष्ट दिख रही हैं। क्या? जैसे कह रहा है व्हेन द क्रॉप, अब जब लुगदी के रूप में नील तैयार हो गई तो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे। किसानों को खेती के लिए कर्जा मिल जाती थी, ये बड़ी अच्छी बात थी, तो इससे बड़े खुश थे। लेकिन जल्दी उन्हें ये व्यवस्था समझ में आ गई। ये व्यवस्था उनके लिए बहुत ही कठोर थी। नील की जो कीमत उन्हें मिलती थी उसकी कीमत बहुत कम थी, वो रेट बहुत कम था, और इस कर्जों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं हो सकता था। वो चाह करके भी जो उनको फसल की कीमत मिलती थी उस फसल की कीमत से वो कर्ज को ख़त्म नहीं कर सकते थे। समस्याएं और भी थी, प्रॉब्लम्स और भी थी। बागान मालिक चाहते थे किसान अपने सबसे बढ़िया खेत में नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वो मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। एज आई इन्फॉर्म यू, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिगो एग्रीकल्चर, इंडिगो कल्टीवेशन। क्या प्रॉब्लम थी? मैंने कहा था कि पहले तो ये अच्छा लगा किसानों को कि उनको खेती के लिए पैसे मिल जाते थे, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि नहीं, ये सिस्टम काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन है। इससे न केवल उनकी ज़मीनें कमज़ोर हो रही थी, बल्कि उनकी ज़मीनों की फर्टिलिटी रेट कम हो रही थी, और दूसरी चीज़ जो वो अपनी इंडिगो को बेच रहे थे उसकी रेट बहुत कम थी, उनकी कीमत जो अंग्रेजों ने लगाई थी बहुत कम थी, और वो दे वर कंपेल्ड टू प्रोवाइड देयर क्रॉप फॉर देम because this signed on the contract which we discussed on the previous. So that was the clever stick. It was implemented by the Britishers between the peasants of the indigo of the Bengal. किसानों को बड़ी आसानी से उन्होंने अपने पास में फंसा लिया। पहले पैसे दिए, पहले शुरू में किसानों को लगा अच्छा है, लेकिन बाद में ये व्यवस्था अच्छी नहीं थी। आप लास्ट पैराग्राफ देख लीजिए। When the crop was delivered to the planters after the harvest, a new loan was given to the dryer and the cycle started all over again. The peasants who were initially tempted by the loan soon realized how harassed the system was. The price they got for the indigo they produced was very low, and the cycle of the loans never ended. There was other problem too. The planters usually insisted that indigo be cultivated on the best soil in the which peasants preferred to cultivate rice. Indigo moreover had deep roots and to exhausted the soil rapidly. After an indigo harvest, that land could not be sown with the rice. It means it decreases the fertility of the land. Willingly, if peasants want to grow their rice, it cannot. जमीन बेकार हो जाती थी। ये सबसे बड़ी समस्या थी किसानों के साथ, और यही चीज़ें, ये दो समस्याएं जब किसानों को समझ में आने लगी कि वो इस बुरी व्यवस्था में फंस गए हैं, और अब यहीं से रिवोल्ट शुरू हुआ। किसानों ने इस सिस्टम के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, और आपने पढ़ा होगा इंडिगो रिवोल्ट दो तरह के, 1855-56 में बंगाल में नदिया डिस्ट्रिक्ट्स में। दीनबंधु मित्रा नील दर्पण में उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हैं।
और फिर 1917 में आप चंपारण में भी इंडिगो रिवोल्ट देखे होंगे, जब महात्मा गांधी आते हैं और इंडिगो रिवोल्ट पे काम करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपके द ब्लू रिबिलियन एंड आफ्टर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इस बात करेंगे। ओके, गुड बाय एंड